ये कहा जा रहा है कि जो उनकी सोशल रेंज नैरो सोशल रेंज कि जिसके अंदर जो है ना वो बहुत ही नैरो माइंडेड लोग में बात हुई है जितना मैंने पढ़ा है। लेकिन अगर आप रुबाब आप क्या बता रही थी कि डार्क एजेस का मैम, डार्क एजेस का। यूरोप में जो डार्क डार्क ठीक है, एजेस का टाइम था जो। तो उसके अंदर क्या था कि जो ये रूल था कि ये मतलब सीक्वेंस जो नहीं मैम, ये जो थे ना डार्क एजेस, इसमें चर्च जो था ना उसकी बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी। लोग डरते थे, जो भी चर्च थे उससे रिलेटेड जितने भी ये पॉप्स वगैरह और फादर्स थे, इनकी इतनी अथॉरिटी थी कि अगर नया कोई भी बंदा वहां पे आता था किसी आइडिया के साथ, फिलोसफर है चाहे वो या साइंटिस्ट है या जो भी है, उसको वो हैंग कर देते थे। किसी भी न्यू आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। अच्छा और ये जितने फिर ये फिलोसफर थे, ये आर्टिस्ट वगैरह, ये सारे मैम ये अपने बीच में एसेट्स, फिर आवाज आ रही है, इनकी जायदाद वगैरह जितनी होती इरिटेट थी। कर रही है। अच्छा आप चेक करो ना अपने कनेक्शन चेक करो क्योंकि बाकी सबको ठीक आ रही है। यस रुबाब मेरा कंटिन्यू करें। इंटरनेट हैंड फ्री भी ठीक है। आवाज किस चीज की आ रही है आपको? पंखा चल रहा है मैम पीछे कोई मेरे ख्याल मैम में, तानिया की पंखा। कनेक्ट नहीं हो रही, वो बोल रही है। कनेक्ट नहीं हो रहा उसका। ये इफ्तिखार भाई का माइक ऑन है, शायद इनकी आवाज आ रही है। ओ आज तो बड़े लोग आए हैं क्लास में। अच्छा तानिया आप आपको आवाज आई है? अब आपने ज्वाइन कर लिया आई थिंक। ये इफ्तिखार भाई को बोले ना कि अपना माइक ऑफ करें। यस मैम, अब आ रही है। ठीक है चलें जी बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, ऑनर की बात है कि आज इफ्तिखार ने ज्वाइन किया है हमें। चलें खैर रुबाब आप बताएं थोड़ा सा रेफरेंस दे मेरी कंटिन्यू तरफ करें। से शोर के बगैर तालियां। ठीक है तो मैम उसमें फिर ये था कि कोई भी जो मैम आता मुझसे था। बात कर रही हैं, आपकी आवाज कट गई थी। नहीं नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ आवाज़ से ही पूछ रही थी कि एनीवेज वो छोड़े अभी हम लेक्चर पे आते हैं कि हमने आगे फर्दर भी बातें देखनी है। यस रुबा बताएं। जी मैम, तो उसमें ये था कि चर्च की बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी, डार्क एजेस जो टाइम था यूरोप ठीक में। है तो कोई भी नए आइडिया के साथ जो भी आता था, इधर वो फिलोसफर है, साइंटिस्ट है, कोई एक्टर है या कोई भी आम, उसको वो हैंग कर देते थे पब्लिकली। तो फिर किसी में इतनी करीज ही नहीं थी कि वो सामने आए और आके बात करे। और अपनी वो जितनी जायदाद या जितने उनके एसेट्स होते थे वो छुपा के रखते थे, क्योंकि वो उस टाइम के जो वो चर्च थे उन्होंने इतना ज्यादा उन पे टैक्स लगा दिया गया था कि समझे कि वो फिर अपनी सारी वो छुपा के रखते थे इन लोगों से। अच्छा वो जो टाइम है ना, टाइम पीरियड, वो बड़ा क्रूशल टाइम था यूरोप पे, उसको डार्क एजेस के नाम से जो है वो किया जाता है हाँ ठीक है याद। इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। तो मे भी वही वाला रूल जो तो है शायद यहाँ ये पे वो नैरो सोशल रेंज, उसमें मिस्टर स्लोप का कैरेक्टर बताया गया होगा। ये वो उससे वो रिलेट कर रहे हैं। रिलेट कर दिया होगा तो ठीक है ये हाँ फिर जी। उस रेफरेंस के साथ आप बता सकते हैं। जो है ना आप ये थोड़ा सा टाइप करके या उर्दू में इंग्लिश में जिस तरह से आप इसे समझे ना ग्रुप में एक दफ़ा फॉरवर्ड कर देना ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं जिनको समझ आए ना तो वो पढ़ के उनको समझ आ जाए। ठीक है तो हम बात करें इस पैराग्राफ की। वन सीक्वेंस ऑफ दिस नैरो सोशल ओके। रेंज is that the men with one exception are gentlemen and the women with possibly one exception are ladies. The male exception is Mr. Slope। यानी ये जो एक्सेप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बैकग्राउंड जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है वहाँ से लिया गया है एज सेट बाय रुबाब। तो वो जो है ना वो ग्रुप में फॉरवर्ड करेगी तो आपको बेसिकली समझ आ जाएगा। मैं खुद भी इस पर सर्च करूँगी अगेन कि ये वाकई जो है इस नावल के रिलेटेड तो कुछ ऐसा इशू नहीं है या कोई और रूल तो नहीं था या कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा था जिसके अकॉर्डिंग इसका नेम यहाँ पे लिखा हो। ठीक है तो मैं चेक करके आपको ज़रूर एक दफ़ा कंफर्म कर दूँगी। ठीक है अभी मैं आगे मैम कंटिन्यू मुझे कर रही हूँ। बहुत शोर आ रहा है, तो अब मैं मीटिंग लीव करने लगी हूँ। आप रीजॉइन करो कुछ फिर समझ से। नहीं आ रहा। रीजॉइन करना ठीक है। इतना शोर आ रहा है बीच में, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। पीछे से पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है। बात सुनो, तुम अपने हैंड फ्री उतार के चेक करो आवाज तुम्हें सही आती है या नहीं। मे बी हैंड फ्री उतार में के, मसला हो। नहीं नहीं मैंने हैंड फ्री उतार के देखा है ना, नहीं क्लियर आवाज बिल्कुल आ ही नहीं रही मैम की, बिल्कुल कम कम आ रही है। रीजॉइन करो पीछे से आप शोर मीटिंग। बहुत आ रहा है। आप मीटिंग रीजॉइन करो। ठीक है ओके यहाँ से मैं अगेन ये नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ।
Trollope attaches so much importance to character drawing, and we must note first how characters are introduced and then how they are built up. ठीक है, उसने जो है ना वो कैरेक्टर की जो इम्पोर्टेंस अटैच सो मच इम्पोर्टेंस टू कैरेक्टर ड्राइंग, उसने कैरेक्टर को ड्रॉ करने की जो जैसे कि उसने स्टार्ट में कहा है कि कैरेक्टर जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोर देन प्लॉट। ठीक है, प्लॉट से बेहतर जो है ना वो उनकी अगर इनके पोर्ट्रेट अच्छा होता है ना कैरेक्टर का और जिस तरह से उनको डिपिक्ट किया जाता है, अगर इनकी डिपिक्शन अच्छी है ना तो फिर वो रीडर्स को इंटरेस्ट इसमें डेवलप करेगी इसका। तो यहाँ पे उसका जो फोकस था वो था इम्पोर्टेंस टू कैरेक्टर ड्राइंग एंड वी मस्ट नोट फर्स्ट हाउ कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। इसमें कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस करवाए गए और उनको कैसे बिल्ट अप किया गया, ये हम क्लियरली जो है ना इस नॉवल के अंदर जब आप समरी पढ़ोगे ना फिर आपको समझ आ जाएगी। तो प्लीज़ एक दफ़ा समरी आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ी है ना वो एक दफ़ा पढ़ें इसको। मैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी ना इसकी पिक्चर सेंड करती हूँ अभी। The first method of introduction is by a formal exposition of character. फर्स्ट फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था वो क्या था कि उसकी फॉर्मल एक्सपोजिशन जो आमतौर पे इंसान की जो है ना वो फॉर्मल होता है ना थोड़ा एक्चुअली इनफॉर्मल होता है, जो आम सा बिहेवियर होता है उसको कहते हैं। फॉर्मल होता है थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल या थोड़ा सा आप बन के बोलते हैं। तो वो जो कैरेक्टर है उस टाइप का जो है ना वो एक्सपोज किया गया है स्टार्ट में। फिर उसकी हिस्ट्री और उसके व्यूज एंड अपीयरेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न बिफोर ही डज और सेज एनीथिंग। उसके कुछ भी कहने या करने से पहले या कोई कंसर्न शो करने से पहले उसके अपीयरेंस और उसका जो जिस तरह से उसको जो है ना उसका जो फर्स्ट व्यू है, उसका जो फर्स्ट फॉर्मल एक्सपोजिशन है उसके थ्रू उसको ड्रॉ किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, आज चिकन का है तो हमें उसकी अपीयरेंस जो है ना बताई जाती है स्टार्ट में, उसके व्यूज़ बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना उसके व्यूज़ क्या थे, उसने सोचा हुआ था कि वो अपने बाप को वो दुआ कर रहा है कि उसका बाप जल्दी मर जाए इससे पहले कि गवर्नमेंट खत्म हो। तो ये उसके व्यूज़ थे। ठीक है, यस मैम डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। इट्स ओके, इट्स ओके। तो इससे पहले उसने क्या किया कि वो कुछ भी बोलता या उससे कोई एक्शन लिया जाता या कुछ कहता, उससे पहले उसके जो व्यूज़ थे और जो उसकी अपीयरेंस थी यानी कि अपीयरेंस जो उसकी पर्सनालिटी थी वो डिपिक्ट की गई है, वो बताई गई है। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस तरह का कैरेक्टर है। ठीक है, तो फॉर्मल एक्सपोजिशन वो होती है जो एक सामने से जो फर्स्ट एक इम्प्रेशन आपका बंदे का आता है ना बगैर बोले, जब जो फर्स्ट जो उसका एक्सप्रेशन आप समझते हो वो आप उसको जो है ना समझते हो कि इस तरह का ही कैरेक्टर है, तो उसकी फर्स्ट एक्सपोजिशन वो होती है फॉर्मल एक्सपोजिशन। तो कैरेक्टर्स इस तरह से डिपिक्ट किए गए हैं। द वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टैनहोप में ये जनरल स्लैश ये बीच में नहीं आएगी। Family are described very completely in this way before they take any action whatsoever in the story. स्टेनहोप की फैमिली जिसके अंदर वो आता है इटली से वापस आता है और उसकी फैमिली में वो जो उसके 3 बच्चे हैं बैटी, शार्लोट और मैडलाइन, उसकी फैमिली के उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है बाय कम्प्लीटली इन दिस वे बिफोर दे टेक एनी एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले उनकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि मैडलाइन के बारे में अगर बात होती है तो मैडलाइन के बारे में बताया जाता है कि उसके हस्बैंड उस पर जुल्म करता था, उसको इतना मार के डिसेबल कर दिया कि वो शी इज़ नॉट एबल टू इवन वॉक ऑन हर सेल्फ, तो उसको सोफे पे बिठा के और लेके जाया जाता था हर जगह पे। तो उनकी जो हिस्ट्री है और उनके जो व्यूज़ हैं सबसे पहले वो बताए जाते हैं, उनकी अपीयरेंस भी। तो ये स्टेनहोप के जो फैमिली थे उसको इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रही हूँ। Trollope devotes a whole chapter to the two thorns and the house in which they live. Another method is to refer to a character briefly before he actually appears. Then when the reader knows of his existence, his character and outlook can be given fully at a later and more convenient point. यानी कि जो a whole chapter to the two thorns, जो जो 2 वहाँ पे जो डीन्स थे चर्च के अंदर, उनके जो है उनके बारे में 2 चैप्टर जो है लिखे गए हैं। इन द हाउस इन विच दे लिव, जिस घर में वो जैसे विज़िराज़िंग हाउस होता है अलग से, इस तरह से डीन्स को भी एक अलग-अलग घर अलॉट किए जाते हैं। उनके घर के बारे में बताया गया पहले से।
Another method is to refer to a character briefly before the behavior appears. उनके appear होने से पहले उनके घरों के बारे में और उनके मैम ये लाइन अगेन एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट वाली डिवोर्स वाली यस मैम Throne of devotes a whole chapter to the two thorns. टू थॉर्न्स जो दो डीन्स थे चर्च के अंदर, ठीक है, उनके बारे में बात हुई है और ये उनको डिवोट करता है, दो पूरे चैप्टर उसके ऊपर लिखे गए हैं उनके ऊपर, क्या बता के कि उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके व्यूज़, उनकी हिस्ट्री और उनकी पोस्ट बताई गई है। जिस घर में वो रह रहे थे बीइंग अ डीन, उनको जो घर अलॉट किया जाते थे उनको उस घर की डिस्क्रिप्शन बताई गई है, यानी कि करैक्टर के बोलने से पहले या कुछ भी बताने से पहले उनकी हिस्ट्री, उनके व्यूज़ और उनके जो डेजिग्नेशन वगैरह है, उनका जो लिविंग वे है, जो घर वगैरह है, उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है और यानी उनके बोलने से पहले उनकी काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है, ठीक है, और उनके बोलने के बाद हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर एक्चुअली अब क्या करने वाला है और अब ये क्या कर रहा है, ठीक है। Then, when the reader knows of his existence, his character outlook can be given fully at a later and more convenient point. मैम ये आर्च चिकन की बात हो रही थी। इसमें नहीं, ये इसमें स्टोन होप आर्च चिकन की भी आ जाती है। स्टोन होप का ऊपर वो उसने रेफरेंस दिया कि इसकी फैमिली को जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया, इस तरह से किया गया कि उनका पहले बैकग्राउंड बताया गया, फिर उनके बारे में डिटेल दी गई, ठीक है। इसी तरह से मिस्टर जो हार्डिंग है, उसकी बेटी थी मैडलाइन या मैडलाइन शार्लोट। मैडलाइन, शार्लोट और बैटी तो इसके बच्चे थे ना, स्टेन होप के बच्चे थे ना। जी। तो जो एलिनर थी ना, वो मिस्टर हार्डिंग की आई थिंक बेटी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मिस्टर जी। हार्डिंग की बेटी थी और आर्च डिकन की साली थी, ठीक है, क्योंकि जी। आर्च डिकन की एक जो मिस्टर हार्डिंग की एक बेटी है, उसकी शादी आर्च डिकन से हुई थी। तो आर्च डिकन का भी आ जाता है यहाँ पे, स्टेनहॉक का भी आ जाता है और मिस्टर हार्डिंग की जो बेटी है एलिनर, उसको उसकी भी डिस्क्रिप्शन ऐसे ही की गई है, ठीक है, जो कि एलिनर बोल्ड बीइंग बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बोल्ड, वो उस फैमिली में रह रही है, उसकी जो हस्बैंड की सिस्टर है उसको भी अपने साथ रखा है और अपनी बेटी के साथ भी रह रही है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन पहले दी गई है, उसके जो हिस्ट्री और उसके व्यूज़ हैं वो पहले बताए गए हैं, उसके बोलने से पहले या उसके कुछ भी कुछ जो उसके कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं उससे पहले, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस तरह से जो है ना उसकी कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन की गई है। फिर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज मिस्टर अरेबिन, who is first referred to in chapter 14, ठीक है। ये आप देखें इस उन कैरेक्टर में बाकी वो स्टेन होप का मिस्टर हार्डिंग का भी आ गया और वो मिस्टर एरेबिन का भी इसमें ऐड कर रहा है कि उसमें चैप्टर 14 जो है वो कंप्लीट इसी से रेफर किया गया है। एंड देन रिसीव द होल ऑफ चैप्टर 20 फॉर द फॉर्मल एक्सपोजिशन ऑफ हिज कैरेक्टर, और चैप्टर 20 में उसकी जो बाकी की एक्सपोजिशन है वो उसके कैरेक्टर की गई है। Yet in this case, it must be admitted, Mr. Arabin scarcely seems to come alive after we have been told so much about him. उसके बारे में बहुत कुछ बताने के बाद जो है वो हमारे सामने जब वो आता है, लाइक उसके डायलॉग्स के थ्रू हमें जब वो पता चलता है उसका कैरेक्टर, उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता चल चुका होता है। तो यानी कि हर कैरेक्टर की डिपिक्शन इस तरह से है कि उनके बोलने से पहले उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको बता दी जाती है कि ये बंदा पहले से है कैसा, आपको पहले से बता दिया जाता है कि बंदा है कैसा, आपको उनके बोलने के बाद नहीं पता चलता कि ये कैसा है। जैसे कि थॉमस हार्डी ने किया था, जिसने कहा था कि एक्शंस और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि ये कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कैरेक्टर के बारे में पहले ही बता दिया जाता है उसके खुद के बोलने से पहले ही, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वार्फल्स, अब इसका भी आ गया क्वार्फल्स, जिसको मिस्टर हार्डिंग की पोस्ट दे दी थी, मिस्टर स्लोप ने वार्डनशिप दे दी थी, इज आल्सो मेड इन अ सिमिलर मैनर। फॉर द फर्स्ट वी हियर ऑफ देम इज व्हेन दे अपीयर एट मिसेस ट्रूडीज रिसेप्शन इन चैप्टर 10, ठीक है। उसके जो घर में पार्टी थी, जो रिसेप्शन थी, उस पे जो है वो चैप्टर 10 के अंदर ये दो जो है ना वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए और वहाँ पे इनकी भी डिपिक्शन इसी तरह से थी। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स में आगे, आर्च चिकन का आ गया, हार्डिंग की फैमिली आ गई, स्टेन होप, मिस्टर एरेबिन और मिस्टर क्वार्फल्स, इस तरह से आगे जिनकी डिपिक्शन उनके बोलने से पहले की गई है डिस्क्रिप्शन।
In the characters of Buster Towers, Trollope's range is somewhat limited. He does not undertake to portray the whole expanse of character and condition to be found throughout the length and breadth of England at the time. He is not painting a nation or an empire, but a quiet market town in that most English of English counties, Worcestershire, and in that market town he is concerned principally with the cathedral close and its attendant rectories and villages. यानी कि इंग्लैंड के अंदर जितने भी वो क्लर्जीमैन थे उनके कोई उनकी जो कंडीशन और जो कैरेक्टर हैं वो थ्रू आउट उनकी लेंथ इस तरह से नहीं डाल दी, मतलब उसने इतनी भी लेंथ नहीं डाल दी है कि उसने पूरा इंग्लैंड ही वो लिख दिया उन पे। ये वो कह रहा है कि वो ही इज़ नॉट पेंटिंग अ नेशन और एन एम्पायर, वो पूरी सल्तनत या पूरी नेशन नहीं वो डिपिक्ट कर रहा, वो उन लोगों को डिपिक्ट कर रहा है जो इंग्लैंड के अंदर वो बासेटशायर से और वर्चेस्टर टावर से जो बिलोंग करते थे, उन विलेजेस, उन रेक्ट्रीज और उन जो फॉर्मर्स थे उनके बारे में उसने लिखा हुआ है जो कि स्पेसिफिक टाउन से बिलोंग करते थे जिसके बारे में वो बेसिकली बात कर रहा है एज जर्नल। ठीक है, विद द कैथेड्रल क्लोज, यानी कि कैथेड्रल क्लोज जो चर्च से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसके उन इश्यूज से रिलेटेड जो क्लोज लोग थे ना, एक्सेप्ट फॉर द मेजर कैरेक्टर्स, उनके बारे में उसने डिटेल्स लिखी है। अदरवाइज इंग्लैंड के या किसी होल एम्पायर या नेशन के बारे में उसने ज़्यादा जनरली बात नहीं की है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया, टाउन और विलेजेस से रिलेटेड जो उसके बासेटशायर के आसपास थे, वर्चेस्टर टावर के आसपास थे, उनके बारे में उनको उसने मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज इससे रिलेटेड, इससे हट के किसी दूसरे सिटी या टाउन को मेंशन नहीं किया उसने। ठीक है, मैम दोबारा बोले क्या किया इसने स्पेसिफिक एरिया के बारे में और किसके अबाउट किया? क्या हो गया है नायाब? उसने कि उसने मैम मुझे समझ जनरल नहीं आ बात रही की यहाँ थी, से। उसने किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं की। ओके, उसने जो है ना मेरे ना आवाज कट रही है इसलिए पूछ रही हूँ नहीं कोई अगेन। बात नहीं है। उसने जो पोर्ट्री किया है ना, जितने भी कैरेक्टर्स को पोर्ट्री किया है और जो प्लेसेस यूज़ की हैं, उसने कहा ये जा रहा है कि पूरे इंग्लैंड को एट अ टाइम उसकी पूरी लेंथ बना के नहीं लिख दिया है उनके कैरेक्टर को या कंडीशन को, बल्कि उसने कुछ जो बासेटशायर या वर्चेस्टर टावर्स और उसके जो 2-3 विलेज इकट्ठे थे, जो सिटी इकट्ठा था उसके साथ, उनको मेंशन किया है और उन्हीं से रिलेटेड जो इश्यूज थे क्लर्जीमैन के और चर्च से रिलेटेड इश्यूज थे और चर्च के क्लोज, ये जो कैथेड्रल क्लोज का या फिर इसके कहना ये चर्च से रिलेटेड जो उस चर्च से क्लोज जिनका रिलेशन था, जो कंसर्न शो करते थे, उनको मेंशन किया है बेसिकली। और ओवरऑल उसने पूरे एम्पायर या नेशन को पेंट नहीं किया है अपने नॉवल के अंदर। ठीक है, उसने उन लोगों के बारे में बेसिकली बात की है, अदरवाइज उसने किसी होल नेशन या जनरली बात नहीं की है। ठीक है, अब समझ आ गई है? यस मैम। Okay, these clergymen and their families, with their ambitions and quarrels and shortcomings, were indeed only a tiny fragment, and perhaps not a very important fragment, of the England that was leading with the Crimean War. Crimean War कोई सर्च करेगा इसमें किस चीज़ का रेफरेंस आ रहा है? And the Indian mutiny, building railways, making cotton shirts, meaning coal and trading with every country in the world, but it was nevertheless a very real fragment. यहाँ पे जो क्लर्जीमैन और फैमिलीज के बारे में बात हो रही है कि उनके जो एम्बिशंस और उनके जो क्वेरल्स थे वो सब के सब जो है उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स और वो सारा जो है एक टाइनी फ्रेगमेंट से उसको जो है ना वो सिंबलाइज किया गया है। फ्रेगमेंट होता है ना, एक स्मॉल जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है किसी, जैसे कि कहने के किस चीज़ से आपको कहा जाए, फ्रेगमेंट कहते हैं एक छोटा सा टुकड़ा जो कि किसी बहुत बड़े हिस्से से जो है ना निकल के आता है। ठीक है, जैसे आप मुझे आप लोगों का नज़र नहीं, आप पता नहीं चल रहा आप लोग एक्टिव हो सबके साथ? मैम सुन रहे हैं मैम। अच्छा, ठीक है। फ्रेगमेंट जो है ना एक टुकड़े को कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हम पूरे एक जर्नल या पूरे एक होल पार्ट में से एक छोटा सा टुकड़ा बीच में से उठाते हैं,
तो फ्रेगमेंट को ना एक छोटा सा टुकड़ा कहते हैं। टुकड़ा होता है जो पूरे होल एरिया या होल स्टोरी में से एक पार्ट होता है छोटा सा, उसको कहते हैं फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि these clergymen and their families with their ambitions and quarrels and shortcomings were indeed only a tiny fragment। वो कहते हैं ये पूरे नॉवल में जो है ना इनकी फैमिली और ये क्लर्जीमैन जो है ना एक छोटे से टुकड़े की तरह नजर आते हैं, एंड परहैप्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट ऑफ द इंग्लैंड। वो कहते हैं कि इंग्लैंड को किसको नींद आ रही है? इंग्लैंड का मैम मुझे ना काफी इशू हो रहा है, ये आवाज क्लियर नहीं आ बहुत कट कट के आ रही है। ये रिकॉर्ड होगा ना लेक्चर, आप रिकॉर्ड कर रही हैं, अपलोड होगा ना? हाँ जी, तो फिर मैं वहां से देख लूंगी। ठीक है, ठीक है। तो उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स, एम्बिशंस और क्वारल्स थे वो कहते हैं कि छोटे से टुकड़े की तरह नजर आते हैं पूरे नॉवल के अंदर, ठीक है। और नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड का अगर एज अ होल बात की जाए एक मुल्क की हैसियत से, तो ये उसके अंदर एक छोटा सा इतना भी इम्पोर्टेंट वो टुकड़े की हैसियत से काम नहीं करते हैं। दैट वाज लेडी विद द सिरियन वॉर, जो कि एक वॉर से, अब सिरियन वॉर क्या होती है मैं इसका ना रेफरेंस आपको बाद में बता दूंगी। इस वॉर से जो है वो डील कर रहे थे, एंड द इंडियन मेटर्निटी बिल्डिंग रेलवेज। वो कहते हैं कि जितने भी कॉटन शर्ट्स और ये नेम लिए गए ना, वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं ना, ट्रेडिंग के, वॉर के, बिल्डिंग के, और जो भी दूसरे मुल्कों के चल रहे हैं, उनके सामने इंग्लैंड का ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, जिसके अंदर ये क्लर्जीमैन, उनकी फैमिलीज, उनकी एम्बिशंस और क्वेरीज है, ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नजर आते हैं। कहते हैं कि इनके मसले मसाइल तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। वो इस सेंस में कह रहे हैं कि ये तो एक छोटे से टुकड़े की हैसियत है इंग्लैंड के अंदर। अदरवाइज वो इंग्लैंड जो है, जो कि डील कर रहा है, एक वॉर को डील कर रहा है, और इंडियन मेटर्निटी के इश्यूज चल रहे हैं, जो बिल्डिंग रेलवेज के वो जो है ना, रेलवे की जो जब इसको फर्स्ट टाइम बिल्ड किया जा रहा था ना, तो ये इंग्लैंड से रिलेटेड ही इंडिया के और इंग्लैंड के इश्यूज थे, आपस में चल रहे थे। तो यहाँ पे वो इसलिए जो है ना रिलेट किया गया। मेकिंग कॉटन शर्ट्स एंड मीनिंग कोल, ये सारे ट्रेडर्स काम कर रहे थे दुनिया में, तो ट्रेडिंग विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, बट इट वाज नेवरथलेस अ वेरी रियल फ्रेगमेंट। वो कहते हैं कि ये जो है ना एक छोटा सा इशू था, छोटा सा एक टुकड़ा है कि हैसियत से इंग्लैंड में नजर आता है, वरना इंग्लैंड के और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो एक छोटा सा इशू था, एक सोशल इश्यूज था, इस सेंस में वो कह रहा है फ्रेगमेंट, ठीक है। मिस्टर स्लोप विद हिज फायरी फेस एंड डिनशिएटरी सर्मन्स, जो मिस्टर सर्मन्स होते हैं ना, जो खुतबा देता है, ठीक है, अपनी जो फायरी फेस, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे उनका जो है ना, वो कह रहे हैं कि एक फायरी फेस, जो गुस्से वाला या शार्पनेस जो होती है ना आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे, वो है मिस्टर स्लोप विद हिज फायरी फेस एंड डिनशिएटरी सर्मन्स। एक जो बंदा खुतबा करते हुए अपने फेस पे फेशियल एक्सप्रेशंस रखता है ना, थोड़े से जैसे हमारे यहाँ पे मौलवी हैं, तो बड़े जज्बात में आके वो थोड़ा सा जैसे ऐसा होता है जैसे किसी गुस्से में किसी को कह रहे हैं, इस तरह किसके फेस पे एक्सप्रेशंस होते थे, और वो सर्मन दे रहा होता था। डिनंसिएशन का मतलब इल्जाम लगाना नहीं होता? क्या होता है? इल्जाम लगाना, कि मतलब आप किसी किसी के ऊपर गलत बात कर रहे हो, तो वो मत पता लगा क्या रहे करता था, वो पता क्या करता था, उसको ना जब भी खुतबे के बुलाया जाता था ना, या हिताब के लिए बुलाया जाता था, समन्स के लिए, तो वो क्या करता था, वो अपने सरमन में ना लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता था, लोगों के ना हामियां निकाल निकाल के ना बोलना शुरू कर देता था। तो इस तरह की वो फजूल हरकतें करता था, ये सेंस में कहा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह की ये हरकतें करता था। मिस्टर हार्डिंग प्लेइंग इन, यहाँ पे ना इसने ये काम किया था कि अपने सर्मन में ना इसने एक बार मिस्टर हार्डिंग का भी नाम लेके ना उसको पॉइंट आउट किया था। Harding, playing in moments of stress on his imaginary cello, asked Deacon Grantley, that monument of ineffective energy, Mr. Powerful, poor, hopeful, and moderately honest. All these may be unimportant compared to the Gladstones and Brunels of the time, but they are none the less most authentic and valid in their sphere.
कि जो कहते हैं कि ये जो इंग्लैंड के अंदर जितने भी इश्यूज चल रहे थे ना सारे के सारे, उसके अंदर उसके कंपेयर में इनका उनका कंपैरिजन अगर इन कैरेक्टर से किया जाए ना, तो ये कैरेक्टर बहुत ही इनके इश्यूज छोटे छोटे हैं और कम है, लेकिन अपने आप में ये फिर भी ऑथेंटिक हैं। मतलब इनका जो सोशल इशू चल रहा था जज को लेके, ये वैलिड था, लेकिन अपने आप में ये इनका इशू बेशक था, लेकिन एज अ होल अगर हम इंग्लैंड के इश्यूज देखते हैं तो इनके इश्यूज कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले उसने फ्रैगमेंट का नाम दिया, अब उसने 7 एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, Trollope has recorded for us an aspect of Old England which it would be a pity to have lost. एक रिकॉर्ड जो है ना हैज रिकॉर्डेड फॉर अस एन एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लैंड में भी वो जो रुबाब ने रेफरेंस दिया डार्क एजेस का, तो वो ओल्ड इंग्लैंड का जो है ना वो उसमें शायद वो रेफरेंस आ रहा है, तो उसको में भी जो है ना इसलिए रिलेट किया गया साथ। तो ट्रोलॉप ने जो ओल्ड इंग्लैंड के इश्यूज थे और उनको जो है ना उनके एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करके ये हमें इस नॉवल के अंदर हमें शो किया है, विच इट वुड बी अ पिटी टू हैव लॉस्ट, जिसको अगर हम खो दें, यानी कि वो कहता है कि उनके एस्पेक्ट्स और उनके जो इश्यूज थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, वो भूलने वाले नहीं हैं। तो वो कहता है कि अगर आप भूल जाए ना उनको, तो फिर ये बहुत ही एक बेरहमी वाली बात होगी, एक पिटीफुल बात होगी उनके लिए, इंग्लैंड के लिए। Trollope does not go very deeply. His characters, though real and vivid, do not plumb the depths of human experience. They have joys and sorrows, it is true, but their mirth falls short of ecstasy, and the grief stops well this side of despair. वो बहुत ज़्यादा डीप कैरेक्टर्स को जो है ना वो पोर्ट्रे नहीं करता है। हिज कैरेक्टर्स दो रियल हैं, विविड हैं, डू नॉट प्लम द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के डेप्थ्स में जाकर उसने नहीं लिखा है। दे हैव जॉयज एंड सॉरोज, उनके गम भी हैं, उनकी खुशियाँ भी हैं। इट इज़ ट्रू बट देयर मिर्थ फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी। ये भी सच है कि उसने वो डीपली उनके वो इश्यूज को उस तरह से डिपिक्ट नहीं किया है, लेकिन दे आर मिर्थ बट देयर मिर्थ फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी। मिर्थ यानी कि मिर्थ का मतलब अम्यूजमेंट, खुशी। हाँ जी, अम्यूजमेंट, खुशी, खुशी। ठीक है, बट देयर मिर्थ ग्लीफुल। फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी के उनके जो क्या कहाँ थी मैं यहाँ पे, थर्ड लाइन पे। यस, इन एडिशन यहाँ पे है, बट देयर मिथ्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ मिथ्स यानी कि उनके जो खुशियाँ या जो भी उनके प्लेजर्स वगैरह थी, फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी कहते हैं सेल्फिशनेस को, या अपने अपने जो है ना वो बेखुदी या इस तरह के सेंस में आता है। मैम एक्सटेसी भी खुशी में ही नहीं आता, इसका मतलब खुशी में आ रहा है? नहीं, मेरे पास खुशी मैंने जितना पढ़ा था ना वो, हाँ एक्सटेसी का जो गूगल पे मतलब निकलता है ना वो मस्ती निकलता है, और जो मैंने पढ़ा था उसका यही निकलता है कि मतलब कि जो इंसान की मतलब सेटिस्फेक्शन की मतलब लास्ट पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं। मैंने जो पढ़ा था वो सेल्फलेस में आ रहा है। मैं निकालती हूँ, 1 मिनट गूगल करती हूँ मैं। But their myth falls short of ecstasy and their grief stops well this side of the despair. इस तरह के जो despair है वो उनके जो है वो यानी बीच में गम खुशियाँ दोनों डिपिक्ट किए गए हैं। ये देखा, इसका मीनिंग निकल रहा है इंटेंस जॉय और डिलाइट, a state of emotion so intense that one is carried beyond rational thought and self control। ये है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल उसी सेंस में, सेल्फलेस फिर वो ठीक है। खुशी की हालत में ही आ रहा है। अच्छा, बेखुदी। वही ना, मैंने जब निकाला था तब यही था इसका ये मतलब। बेखुदी तो वो सेल्फलेस ही हो गया ना फिर। आप उधर लगे हुए थे, मैं फिर इधर आ गई। तो मैम यहाँ जो लाइन बन रही है जैसे कि इट इज ट्रू बट देयर मिथ फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी एंड देयर ग्रीफ स्टॉप्स वेल दिस साइड ऑफ डिस्पेयर, क्या मतलब कि उनके यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि मतलब कि उनके हर तरह के जो फीलिंग्स थी वो मतलब खत्म हो गई थी? नहीं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनके जॉयज और उनके सोरोज भी थे, लेकिन ये भी सच है कि बट देयर मिथ फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी,
कि जो है ना वो कि उनकी खुशी के अंदर जो वो एक इंटेंसिटी थी वो खत्म हो गई थी। हाँ, उनकी क्या कह रहे हो आप? उनकी जो खुशी की थी वो खुशी में जो इंटेंसिटी थी खुशी की वो खत्म हो गई थी या वो कम हो गई थी। दे मीन्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का अगर आप बेखुदी या सेल्फलेस की मीनिंग में अगर हम लेते हैं ना तो फॉल्स शॉर्ट ऑफ फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी यानी कि मतलब उसके उनकी जो उसके खुशियाँ थी ना कैरेक्टर्स वो को उसमें सेल्फलेस जो है ना मतलब उनकी खुशियाँ और गम भी थे लेकिन उनकी जो है ना जो खुशियाँ थी उनकी जो अम्यूज़मेंट थी वो यानी कि जब उनकी अपनी बात आई ना सेल्फलेस की बात आई तो फिर वो फॉल्स शॉर्ट यानी कि कम पड़ गई खुशियाँ जो है ना देयर मीन्स फॉल्स शॉर्ट कम पड़ जाना यहाँ पे होगा ना इसका ऑफ एक्सटेसी। तो वो मतलब कि जैसे कि वो जो बारचेस्टर टावर्स के जो करेक्टर्स थे बेसिकली उनकी पर्सनल तो कोई लाइफ नहीं थी, वो तो बस वो अपने आप को एक चर्च ऑफिशियल बनाने में लगे हुए थे कि बस हम किसी तरीके हमारे पास पार आ जाए, पैसा आ जाए, और मतलब वो सारे वो जो है ना मटेरियलिस्टिक होकर सोच रहे थे। तो उनकी कोई मतलब कि जाती खुशी और जाती गम का तो कोई इतना जिक्र भी नहीं है पूरे नॉवल में। they gave stops सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि वो लोग चाह रहे हैं कि बस हम लोग पावर हमें मिल जाए, हम लोग सेटिस्फाई हो जाएं, दैट्स इट। अब जैसे वो जो है बिशप जो था वो ग्रांटले जो आर्च डिकन था, वो उसको ये नहीं था कि मेरा बाप मर जाएगा तो मुझे दुख होगा या फिर इस तरह का कुछ, वो सिर्फ चाहता था कि वो मरे और मुझे सीट मिल जाए। तो मतलब पर्सनल ग्रीफ तो कोई नहीं था उसका भी। और उसके अलावा एलिनोर को भी सिर्फ अपनी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई साथ चाहिए था, वो कोई प्यार के लिए तो लगी नहीं हुई थी। हाँ एक तरफ से आपकी बात ठीक है यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है कि उनकी खुशियाँ जो है ना वो कह लें कि डेस्पियर जो उनका था ना वो ये था कि उनको वो जो पोस्ट नहीं मिल रही थी उसके पीछे उनकी डेस्पियर उनको वो उसके पीछे वो जो है ना वो डिप्रेस थे। तो वो कहते हैं कि दे गिव स्टॉप्स वेल उनके उसके आगे उनकी जो बड़ी परेशानी ये थी कि उनको वो पोस्ट उनके पीछे वो भाग रहे थे जिसको वो उनको नहीं मिल रही थी तो उसके पीछे वो भाग रहे थे उसके आगे जो है ना वो ये उनकी खुशियाँ और उनके जो छोटे छोटे गम थे ना दूसरे वो कम पड़ गए। तो फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सटेसी एक्सटेसी यहाँ पे ना मुझे सूटेबल नहीं लग रहा वर्ड। यहाँ तो उन्होंने वर्ड बड़ा वो एग्जैजरेट करके डाला है। और आप ऐसा करें कि मुझे ना ये वर्ड यहाँ पे सुटेबल नहीं लग रहा। डू नॉट प्लम द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस दे हैव जॉयज एंड सॉरोज। इट इज ट्रू वाला जो है ना ये जो पूरी लाइन है ना ये स्किप कर दें बीच में से, ठीक है। ठीक है, इट्स बेटर कि आप ना किसी कंफ्यूजन में रह के इसको लिखो तो इससे बेहतर है कि ना आप इसको वो स्किप कर दें क्योंकि मैंने ना ये आई थिंक ये फाइल मॉडिफाई नहीं की हुई है तो यहाँ से ना कुछ लास्ट पैराग्राफ्स हैं जो उनमें मे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ना ये आप लाइन ना ऐड करें। In addition to his full-length character, Stroll of Ken also, when he wishes, gives us a thumbnail sketch of a minor character. थंबनेल स्केच यानी कि एक हल्का हल्का मतलब एक नॉर्मल सा स्केच हमें एक माइनर कैरेक्टर का जो है ना वो जब चाहता है वो हमें छोटे छोटे माइनर कैरेक्टर हमें बीच में नजर आ जाते हैं। एंड ऑफ दिस वी मे साइट एज एग्जांपल्स द सेक्सटन एंड द चर्च वार्डन जिसके बारे में पहले भी बात हो रही है कि वो जो छोटे छोटे कॉमन और माइनर कैरेक्टर्स थे चर्च वार्डन के और सेक्सटन के। मिस्टर एरविन मीट्स एट एस.टी. एवल्स दाउ दीज आर वेरी स्लाइट इंडीड यानी कि जो स्लाइड थे मिस्टर एरविन का बहुत ज़्यादा वो रोल नहीं है, एस.टी. एवर्ल्ड का भी नहीं है और जो चर्च वार्डन और पीछे सेक्सटन की बात हुई है ये सारे माइनर कैरेक्टर की हैसियत से। ऑल्दो एरविन की एट द एंड ऑफ नॉवल वो एलिनर से शादी रहती है वो अलग बात है लेकिन अदरवाइज इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है कुछ भी इसने इसके एक्सप्रेशंस या कोई इसके डायलॉग्स कुछ खास नज़र नहीं आते इसको माइनर कैरेक्टर कहा गया है इसको, ठीक है। Harry Greenacre, Mr. Plomacy, and Mrs. Clanton Trum, and the Countess de Corsay. ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो माइनर कैरेक्टर हैं जो है ना आप सिर्फ इनके नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इनके अलावा जो है इनकी कोई डिटेल नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये वो माइनर कैरेक्टर हैं जो है ना अगर इनकी फुल लेंथ भी अगर वो लिखने बैठे ना तो इनका इतना ही आएगा, मतलब फुल लेंथ में जिस तरह से बाकी कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया गया ना, इस तरह से इनको इनके एक छोटा-छोटा पार्ट है इनका, एक जगह पे 2 जगह पे आपको नज़र आता है। Even though Trollope is not as prolific in his characters as Dickens and Balzac, Balzac एक critic है और ये novelist भी था, he has nevertheless a very wide canvas of varying personalities. ठीक है, जो है ना वो डिकेंस की तरह, जिस तरह से डिकेंस ने अपने कैरेक्टर्स को जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और उनके अपने कैरेक्टर्स जो रिवील होते हैं ना वो नॉवल की स्टोरी के साथ रिवील होते हैं। तो उसका ये कहना है कि ये एक कैनवस पे उनकी पर्सनालिटीज़ को इस तरह से डिपिक्ट करता है कि जो उसने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन पहले देता है और कैरेक्टर की जो है ना वो अपनी डायलॉग्स और उनकी परफॉर्मेंस बाद में आती है बाकी की। तो ये उस सेंस में कहा जा रहा है। आगे कितना लगता है? आई थिंक आप लोग मैम ये तो इतना ज्यादा बड़ा है अभी। लेक्चर कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं पे एंड कर दें आज? नेक्स्ट फिर आपको नेक्स्ट मैम एंड मैम एंड कर दें, नहीं बैठा जा रहा, मैंने तबीयत भी नाश्ता ठीक भी नहीं। आपकी क्लास में बैठ के किया है। नहीं, मुझे खुद भी समझ आ रही है कि मतलब ना ये थोड़ा-सा वो जैसे ना एक सर पे सवार हो गया चीज़, इस तरह से लग रहा है क्योंकि ना बजाय इसके कि मैं इसको पूरा एक दफ़ा से पढ़ के तो आपको बता दूँ, इससे बेहतर है कि हम इसको पार्शियली वो कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं ताकि ना नेक्स्ट जब आप फ्रेश माइंड के साथ आओ ना तो इसको बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो आपको। यस यस मैम। मैम ठीक है। ठीक है। अच्छा रुबाब, आपने जो बैकग्राउंड बताया ना वो आप प्लीज़ शेयर कर देना। अगर डार्क एजेस का ये इस तरह से आपके कोई वो नोट्स भी है ना तो आप फॉरवर्ड कर देना ग्रुप में, जिससे पढ़ने वो पढ़ लेगा। मैम एक पैराग्राफ है, हिस्ट्री का कौन सा सवाल टॉपिक था? जो उसमें ना एक ये पैराग्राफ एक्सेप्शन वाला रूल ऑफ वेस्टर्न यूरोप ना एक टॉपिक है हिस्ट्री में, वो मैंने कौन सा? बच्चों को 7 क्लास को पढ़ाया था, तो उसमें एक पैराग्राफ था डार्क एजेस का। अच्छा, तो मेरे रोल बेटे ऑफ की कौन बुक सा? में है, रूल ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ये हिस्ट्री का अच्छा, एक अच्छा। इनका टॉपिक था। ठीक है। तो उसमें ना ये डार्क एजेस का मेंशन था, तो वहां से मैं फोटो लेके ना पिक बना के आपको सेंड कर देती हूँ अभी ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में जो है ना वो कर दें सेंड ताकि इनको वो पढ़ के ना कुछ आइडिया पार्डन मैम, जी? मैं कहना चाह रही थी कि मैं जाऊँ, हमारे घर हाँ जी। मेहमान आए हुए हैं और जी, मैं जी, इधर ठीक है। ठीक है, आप लोग सब जाएँ, ठीक चलें। है। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी जाऊँ? जी, जी, जाएँ, ओके ओके जाएँ। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। इसकी अल्लाह आप हाफ़िज़। अटेंडेंस मुझे बता दीजिएगा सब अपनी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।